नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका पोल खोल में। उम्मीद करता हूं इस चाइनीज़ वायरस के प्रकोप में आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सांप के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सांप यानी एक वो देश जिसे हमने दूध पिलाया यानी कि हमने उसकी इकोनॉमी मजबूत की और वो फन फैला के हम ही को डसने चलाया। दोस्तों, उस सांप से हम दो जगह लड़ रहे हैं, एक भारत के अंदर और एक भारत की सीमा पर। दोस्तों, आखिरकार इस सांप को मुंह की खानी पड़ी और इस सांप को वापस जाना पड़ा अपने बिल में। तो सवाल ये उठता है, आखिर क्या हुआ ऐसा कि उसे, जो इतना हठधर्मी देश था, जो ऐसा सांप था जो कि डसने को तैयार बैठा है, आखिर उसे वापस क्यों जाना पड़ा। दोस्तों, इसके कुछ बिंदुओं पे मैं आपकी नज़र डालना चाहूँगा। अगर आपको हमारी समीक्षा सही लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि भारत देश की मजबूती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश की मजबूती उसकी भारतीय सेना से है। हमारी सेना पीएलए आर्मी की सेना के आंख से आंख भिड़ा के खड़ी है। जैसे जैसे उन्होंने बिल्डअप शुरू किया, हमारी सेना भी वहाँ पहुँच गई, हमारी एयरफोर्स पहुँच गई, हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी, टैंक्स पहुँचा दिए, हमने मिसाइल्स पहुँचा दी, और तो और हमारे लेटेस्ट हथियार भी वहाँ पहुँच गए। इसी बीच में एक रक्षा सौदा भी हो गया। दोस्तों, जिस तरीके से आर्मी का मोरल बूस्ट हुआ, उसके बाद पीएलए के जवानों के दांत खट्टे हो गए। और इन सब में सबसे बड़ा जो काम था, सबसे बड़ी जो बढ़त थी भारत की, वो थी गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पे हुई झड़प। दोस्तों, पीएलए की माने तो उनके हिसाब से उनके यहाँ कैजुअल्टी नहीं हुई, और हुई हैं तो वो बता नहीं सकते क्योंकि उनकी सेना का मोराल टूटे। दोस्तों, कहने को तो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन यकीन मानिए कि उनके सैनिकों के दांत खट्टे किए होंगे। अगर 20 हमारे शहीद हुए तो कम से कम 100 सैनिक मारे। दोस्तों, आज ही खुलासा हुआ है, इस बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आगे की बात को कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, एक तो हमारी सेना इतनी मजबूत है कि वो वहाँ पे टिकी हुई थी। दूसरी मजबूती दिखाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने। दोस्तों, ऐसे समय में जब सेना को मोराल बूस्ट करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे मोदी जी पहुँच गए एकदम सीमा पे। मोदी जी का भाषण उन सेना के लिए आग में घी डालने के जैसा रहा। जैसे ही मोदी जी ने वहाँ पे भाषण दिया, उसके बाद जो मोराल था सेना का वो बूस्ट हो गया, और वो इतनी मजबूती से चट्टान बन के सामने खड़े हो गए कि आखिरकार पीएलए आर्मी को लग गया कि अब युद्ध के लिए जाना हमारे बस की नहीं है, और अगर हम गए तो शायद मुँह की खानी पड़े। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे पहले ही शेयर किया था कि हमारी जो एयरफोर्स है वो इतनी मजबूत है कि पीएलए उसके आगे कहीं नहीं टिक सकती। दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में अगर सेना की मजबूती देखनी है तो उसकी एयरफोर्स से देखी जाती है। कहने को पीएलए के पास दुनिया भर के जहाज हैं, इन्वेंट्री ज़्यादा है, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तरकश में रखे तीर। दोस्तों, उसे चलाने के लिए धनुष की ज़रूरत होती है, धनुष यानी कि एयरफील्ड की ज़रूरत होती है, और वो है भारत के पास। भारत के इतने एक्टिव एयरफील्ड हैं कि अगर वहाँ से हवाई जहाज़ों की एयरफोर्स उड़ान भरे तो 250 से ज़्यादा प्लेन एक बार में लॉन्च होंगे। और दूसरी तरफ पीएलए 150 प्लेन उड़ा पाएगी, और वो भी कम कैपेसिटी के साथ। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो आती है वो आता है वहाँ का वातावरण। दोस्तों, सबको पता है ये बरसात का मौसम है, और जहाँ पीएलए आर्मी ने अपने तंबू शंबू गाड़े हुए थे वो जगह है नदी, गलवान नदी। गलवान नदी में पानी रोका गया। पानी रोकने के बाद वहाँ पे अपना उन्होंने कैंप बनाया और वहाँ पे वो रहने लगे। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे गलवान नदी में बाढ़ आने के कारण शंभू और उनके सैनिक भी बह गए। दोस्तों, ये और एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पीएलए को ये मानना पड़ा कि माउंटेन में भारतीय सेना की कोई टक्कर नहीं है। तो वहाँ की परिस्थितियाँ इतनी खराब हैं कि पीएलए पहुँच तो गई है, लेकिन वहाँ पे सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल है। बीच नदी में उन्होंने नदी का बहाव रोका है, और वहाँ पे उन्होंने तंबू वंबू अपने गाड़े थे, अपना अपना कैंप बनाया था। लेकिन उस तंबू को और उस कैंप को वहाँ की नदी की बाढ़ उखाड़ के फेंक देगी। सबको पता है ये बरसाती सीज़न है, और पहाड़ों में इस टाइम बरसात की वजह से कितनी बाढ़ आती है। ये एक और बड़ा कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से पीएलओ को अपने पैर पीछे करने पड़े। चौथी चीज़, डिप्लोमेसी। दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी, कूटनीति और पॉलिटिकल वे। अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही गलवान हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां थी वो किस तरीके से चाइना के अगेंस्ट चली गई। दोस्तों, मैं बड़े देशों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप छोटे देशों को भी कंसिडर करें तो साउथ चाइना सी में मौजूद जितने देश हैं वो भारत के समर्थन में आ गए। भारत ने अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी साउथ चाइना सी में। भारत ने अपनी मजबूती दिखाई फ्रंट पे, और उसके साथ साथ में साउथ चाइना सी में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, उनके बॉम्बर्स आ गए। उसके बाद देशों का भारत के समर्थन में खड़ा हुआ।
ये सारे पॉइंट हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो कितना मजबूत देश है आज के टाइम पे। यूएन में जहाँ 192 वोट होते हैं, वहाँ पे 184 वोट भारत ने लिए। सोच सकते हैं 184 वोट मिलना भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है, कितने देश भारत के साथ खड़े हैं। दोस्तों, हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं जिसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि भारत के बाद, भारत ने जैसे ही 59 ऐप बंद की, उसके बाद से ही यूएस भी एक्टिव हो गया। माइक पॉम्पियो से पूछे हुए सवाल में माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम भी सोच रहे हैं टिकटॉक को बैन करना। हांगकांग से टिकटॉक को एक दिन में बाहर कर दिया गया। दूसरा, माइक पॉम्पियो ने ये स्टेटमेंट देने के बाद चाइना के हाथ खड़े हो गए हैं। पसीना पसीना है चाइना इस वक्त। उसे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कल तक हर कोई उसके साथ में था, आज सब के सब उसके अगेंस्ट में। फ्रांस ने यहाँ तक कह दिया कि अगर लड़ाई होती है तो हमारी सेनाएं भारत के लिए तैयार है। दोस्तों, इससे ज़्यादा डिप्लोमेसी और क्या हो सकती है। चीन बिल्कुल ऐसा फील कर रहा है जैसे सैंडविच के बीच में टिक्की फंस जाती है। वो प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे वापस जाना पड़ रहा है, उसे अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। अकेले टिकटॉक बैन से 6 बिलियन का नुकसान है उसे साल का। अगर ओवरऑल माना जाए 59 ऐप से कितना नुकसान है, तो आप अंदाज़ा लगाइए 84,000 करोड़ एक साल का नुकसान है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आज भी हमारे देश में लोग इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, समझने की बात है कि आपका पैसा लेके आपके सैनिकों को मारना कितनी गलत बात है, और आप ऐसे देश से सामान खरीद रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका पैसा आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज भी लोग प्रमोट कर रहे हैं चाइनीज़ ऐप, आज भी लोग प्रमोट कर रहे हैं चाइनीज़ फ़ोन्स और एप्लीकेशंस को। प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ बाइकआउट चाइना, मुहिम छिड़िए, उसे आगे बढ़ाइए। अभी तो वो बिल में गया है दोस्तों, वो दुबक जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा भारत की तरफ। सिर्फ और सिर्फ हमें एक साथ आना है। दोस्तों, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, हमने उन्हें आदर, सत्कार, सम्मान सब कुछ दिया, पर क्या ये चाइनीज आर्मी के लोगों को मिला? नहीं मिला। ये जो अंदर उनके ये जो आग, ये जो गुस्सा पनप रहा है, ये जो आग और ये गुस्सा पनप रहा है, ये पीएलए के लिए मुश्किल है। वो सम्मान, वो सत्कार उन्हें नहीं मिलता दोस्तों। ये भारत है जो अपने वीरों को अपने सर पे बैठाता है, अपने शहीदों को अपने सर पे रखता है। हर देश ऐसा नहीं करता है। एक पाकिस्तान था जिसने कारगिल में अपने सैनिकों को कबूला तक नहीं था। दोस्तों, एक खबर जो निकल के आ रही है, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी गलत है, मैं इस पर कोई वक्तव्य नहीं दूंगा अपना। वो ये है कि जो गलवान में फाइट हुई थी उसमें 100 से ज़्यादा पीएलए के सैनिक मारे। अंदाज़ा लगाइए, 100 पीएलए के सैनिक हमारे देश के जवानों ने मारे, और लेकिन उनमें से एक का भी सम्मान नहीं हुआ पीएलए में, चाइना में। कैसा, कितना गुस्सा होगा उन लोगों के अंदर। दोस्तों, ये जो गुस्सा है ना, यही पीएलए का अंत होगा। हमने तो दिखा दिया कि हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। 130 करोड़ आवाम जब इकट्ठा होकर किसी चीज़ को बॉयकॉट करेगा, तो आप सोचिए कि उस पीएलए का, उस चाइना का क्या होगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातों में सच्चाई लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। दोस्तों, आखिर में एक रिक्वेस्ट और, प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी सामान चाइनीज़ है, वो तो हम नहीं वापस कर सकते क्योंकि हम उसके पैसे दे चुके हैं, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या आपको 20 रुपये सस्ती दी हुई चीज़ आपके सैनिकों से ज़्यादा बड़ी है? वो भी ये बेटे हैं, बच्चे हैं, बाप हैं, पति हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।